गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मनु से संबंधित आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ। मनु हिंदुओं का कानूनी साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वे 3 वर्ग हैं? फर्स्ट आता है स्टूडेंट धर्मसूत्र, सेकंड है धर्मशास्त्र, तीसरा है टीकाएं। धर्मशास्त्र का कानूनी दृष्टि से मनुस्मृति में महत्वपूर्ण स्थान है और प्राचीन काल से धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान भी बताया गया है। उसके बाद आता है मनु कौन है। ऋग्वेद के अनुसार मनु के बारे में अलग अलग विचारधाराएं मनुस्मृति में अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत किए हैं। ऋग्वेद के अनुसार मानव सृष्टि के प्रवर्तक व मानव जाति के पिता माना जाता है। सेकंड में तैत्तिरीय संहिता मानव जाति मनु की संतान बताया गया है। उसके बाद पुराणों में के अनुसार भी उन्होंने बताया है स्टूडेंट सूर्य का पुत्र तथा प्रथम राजा बताया गया है। इसी प्रकार से मनु एक नहीं बल्कि वह 14 व्यक्तियों की श्रृंखलाएं हैं और अनेक विचारधाराएं भी प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार एक इस प्रकार की है कि जब जल प्रलय में संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो गई थी, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उसकी पत्नी शतरूपा ही बचे थे। शतरूपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उसके एक पुत्र से प्रथम पुत्र था प्रियव्रत और उसके 2 पुत्र ऋषभदेव व भारत उत्पन्न हुए। भरत के नाम भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है मनुस्मृति का कार्यकाल या मनुस्मृति का रचनाकाल 3110 बताया गया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और श्लोक है 2694। 12 श्लोकों को अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है। हम देखते हैं इसमें संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में उसका वर्णन किया गया है। जाति से संबंधित भी वर्णन किया गया है और जो संस्कार विधि है उसका वर्णन भी इन 12 अध्यायों में उसका वर्णन किया गया है। गुरु के प्रति किस प्रकार का आदर भाव रखना चाहिए उसका वर्णन भी मनुस्मृति में 12 अध्याय में किया गया है। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद उसका वर्णन भी किया गया है और आश्रम व्यवस्था से संबंधित गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित भी इन अध्यायों में वर्णन किया गया है। संन्यास आश्रम के नियमों का भी इन अध्यायों में वर्णन किया गया है। मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन का भी वर्णन इसमें किया गया है। न्यायालय के जो नियम है उससे संबंधित भी 12 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। जो व्यवहारिक विवाद है उससे संबंधित भी 12 अध्याय में मनुस्मृति में उसका वर्णन किया गया है। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन किया गया है। पाप अगर कोई व्यक्ति पाप करता है उसकी निवृत्ति के लिए या पाप के पश्चात उसे प्रायश्चित करना किस प्रकार से है उसका वर्णन भी इस 12 अध्याय में वर्णन किया गया है। हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, समाज में हम आए हैं उसके अनुसार हमारे नैतिक मूल्य क्या है उसका वर्णन भी 12 अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट आता है राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है इसमें राज्य का साप्ताहिक सिद्धांत। मनुस्मृति में राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत को 7 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है स्वामी, सेकंड है मंत्री, थर्ड आता है पूर्व, फोर्थ है राज्य, फिफ्थ है कोश और 6 है दंड, नेक्स्ट है मित्र। फर्स्ट में हम देखते हैं स्वामी। मनुस्मृति में स्वामी का वर्णन किया गया है और इसमें राजा को स्वामी माना गया है। राज्य में स्वामी का क्या कर्तव्य है कि राजा का कर्तव्य है कि वे जनता की भलाई के लिए कार्य करे, जनता में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निवारण करें।
उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मंत्री। मंत्री से तात्पर्य है कि राजा के लिए राजा के आदेशों का पालन करे, किस प्रकार से उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं मंत्री उसका पालन कर सकते हैं। और उसमें राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह मंत्रियों से विचार विमर्श भी कर सकता है और मंत्रणा भी कर सकता है। मंत्रणा से तात्पर्य है कोई भी ऐसी विचार विमर्श जो एकांत में भी की जा सकती है और सामूहिक रूप से भी की जा सकती है। थर्ड आता है पुर। पुर का अर्थ है किला परकोटा। किले परकोटे में पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था का होना भी उसमें आवश्यक है। और नेक्स्ट है राज्य। राज्य का अर्थ है भूमि। जिस राज्य में व्यक्ति निवास कर रहा है वह राज्य माना जाता है। वहां भी व्यक्तियों के लिए पूरी सुविधाएं, रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है कोष। कोष का तात्पर्य है राज्य के विस्तार के लिए। हम देखते हैं कि राजा को क्या चाहिए, राज्य के विस्तार के लिए राजा के पास कोष का होना आवश्यक है। कोष से तात्पर्य है कि जो व्यक्तियों की समस्याएं कोष के माध्यम से या जो समस्याएं हैं उसके माध्यम से पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट आता है दंड। दंड से तात्पर्य है सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा से संबंधित उसमें विभिन्न प्रकार की सेना का होना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल चलने वाली सेना, जल सेना का होना आवश्यक है। उसी के माध्यम से वह राजा क्या कर सकते हैं, राज्य की सुरक्षा कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मित्र। मित्र से तात्पर्य है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित राजा का कर्तव्य है कि वह उनसे मित्रता स्थापित करे। मित्रता स्थापित करने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर राज्य में किसी प्रकार की समस्याएं आ जाती है तो क्या कर सकते हैं, हम दूसरे देशों के साथ मित्रता होगी तो हम अपने देश की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा राज्य का सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट आता है वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। उससे फर्स्ट आती है वर्ण व्यवस्था को भी हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्राह्मण। मनुस्मृति में ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और इसमें ब्राह्मण का अर्थ है बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण का कार्य क्या है, अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना इसका कार्य है। मनुस्मृति में इसका इस प्रकार से वर्णन किया गया है और वह इंद्रियों को अपने वश में कर ही वह इस प्रकार के कार्य कर सकता है। क्षत्रिय। नेक्स्ट है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य है कि प्रजा की रक्षा करना। मनुस्मृति में इसका कार्य प्रजा की रक्षा से संबंधित बताया गया है। इसमें भी दान देना यह कर सकता है व्यक्ति और लेकिन प्रजा से संबंधित वह कार्य करता है। नेक्स्ट है वणिक और फोर्थ है शूद्र।
वणिक का कार्य क्या है? मनुस्मृति में वणिक का कार्य है व्यापार करना। कृषि से संबंधित वह कार्य कर सकता है, अन्य व्यापार भी वह कर सकता है, इसका वणिक का कार्य है। और इसमें हम इसको वैश्य भी कह सकते हैं। और फोर्थ है शूद्र। शूद्र का कार्य है कि तीनों की सेवाएं करना। इसको नीची जाति से संबंधित समझा जाता है कि वह तीनों की सेवा करता है, इसलिए मनुस्मृति में इसको शूद्र के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति में आश्रम अवस्था को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम का क्या तात्पर्य है स्टूडेंट? हम देखते हैं कि इसमें मनुस्मृति में बताया गया है कि इसमें उम्र बच्चों की होती है, जिसमें व्यक्ति 1 से 25 एज होती है, और इसमें वह विद्या अध्ययन का कार्य करता है और विद्या से संबंधित ही वह सभी प्रकार के कार्य करता है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 26 से 50 की उम्र तक एज मानी जाती है। मनुस्मृति में इसमें गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति 1 से 25 तक अध्ययन करता है, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें उसका विवाह, संतान उत्पत्ति या उससे अपने जीवन से संबंधित जो कार्य करना है उसे वह करता है। अर्थोपार्जन से संबंधित भी व्यक्ति कार्य करता है। नेक्स्ट आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है कि वह समाज सेवा से संबंधित कार्य, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से उसका मोह छूट जाता है, वह समाज सेवा से संबंधित कार्य में लीन हो जाता है। इसकी एज 51 से 75 तक 70 तक मानते हैं हम, या 50 से ऊपर तक व्यक्ति इस प्रकार की सेवा में करता है, समाज सेवा में या व्यक्तियों की सेवा में लग जाता है। नेक्स्ट आता है संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति समाज सेवा या गृहस्थ जीवन से अपने आप को अलग कर लेता है और व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, और 70 के ऊपर जो उसकी एज होती है या उससे ऊपर हो जाती है, तो वह उस एज में ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर को प्राप्त करने में अपनी उम्र लगा लेता है और ईश्वर भक्ति करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट राजा का कार्य क्षेत्र। हम देखते हैं फर्स्ट आता है प्रजा रक्षण से संबंधित कार्य।
फर्स्ट है प्रजारक्षण से संबंधित कार्य। मनुस्मृति में बताया गया कि राजा को क्या करना चाहिए और इसमें प्रजा से संबंधित या प्रजा की जो समस्या है उसका समाधान करना राजा का कर्तव्य है। उनकी जो भी समस्याएं हैं वह उसको हल कर सकते हैं। और कई व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि वे कुप्रवृत्ति के होते हैं, उनको इस रास्ते से दूर करना राजा का कर्तव्य है और प्रजा की रक्षा करना भी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें प्रजा लोक कल्याण से संबंधित या प्रजा का पालन करना, प्रजा पालन या लोक कल्याण से संबंधित कार्य करना। मनुस्मृति में राजा का कर्तव्य है कि लोक कल्याण से संबंधित उसे कार्य करते रहना चाहिए, जिसमें कि व्यक्ति की भलाई हो, उनके दुख दर्द को वह जाने और उनके दुख दर्द को जानकर वह उस समस्या को भी समाधान उसका कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह से तात्पर्य है कि प्रशासन की व्यवस्था सुव्यवस्थित चले। उसमें राजा को चाहिए कि वह सैनिक व्यवस्था से संबंधित पूरी तैयारी रखे, जिससे कि प्रशासन व्यवस्था ठीक ढंग से चले। इस राजा का कर्तव्य इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का संचालन भी करना। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का संचालन। मनुस्मृति में राजा का कर्तव्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। अगर व्यक्तियों को रोजगार नहीं है तो उससे संबंधित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना राजा का कर्तव्य है। कृषि उत्पादन से संबंधित भी या व्यापार संचालन से संबंधित भी उसका कर्तव्य है इस प्रकार के उद्योग धंधों को स्थापित करना। नेक्स्ट आता है सामाजिक व्यवस्था। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्थाओं को वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया है। वर्ण व्यवस्था में वर्णों के आधार पर विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कार्य। ब्राह्मण का कार्य है ब्राह्मण के रूप से उत्पन्न व्यक्ति जो ब्राह्मण होता है वह यज्ञ से संबंधित या वेदों का अध्ययन करने वाला होता है। इसके बाद में है उसी में क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है वैश्य जो व्यापार से संबंधित कार्य करता है। वर्णों को इस प्रकार से विभाजित किया। और शूद्र का कार्य है कि वह तीनों की सेवाएं कर सके। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विभाजित किया है। मनुस्मृति में इस प्रकार वर्णों में और आश्रम व्यवस्था में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वे न्याय का उचित प्रबंध करें। अगर कोई व्यक्ति दंड या गलती करता है या कोई अपराध करता है तो उसे दंड की व्यवस्था देनी चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना। वे राजा का कर्तव्य है कि वे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करें, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह सुधर सके और मित्रता स्थापित करें। कोई संकट आ